राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 49 सोल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर का। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड बी सी एंड ए बी। तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, उसके अंदर डी पॉइंट है बी सी पर और ई पॉइंट है ए बी पर। ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर कह रहा है एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी ई बी। ए सी बी वाला एंगल जो है वो डी ई बी के इक्वल है। ये एंगल इक्वल दिया हुआ है। ए बी की वैल्यू अगर 12 है, ए बी का है, अगर इसकी वैल्यू 12 दे रखी है, बी की वैल्यू 5 दे रखी है, और बी डी से सी डी का रेशो बी डी 1:2 दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे भाई इसमें सिमिलैरिटी वाला। ठीक है, इस एंगल के सामने साइड ये है, इस एंगल के सामने साइड वो है, ये वाला कॉमन है, इनके रेशो हो जाएंगे। और ये वाले एंगल के सामने ये वाली साइड है और इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड है। तो देखो इनका कैसे हम लोग इनको रेशो, कोरस्पॉन्डिंग रेशो को इक्वल लिखते हैं। ठीक है, पहले छोटे वाले ट्रायंगल को ऊपर रखते हैं, तो बी डी इस वाले के कोरस्पॉन्डिंग बी डी आ गई और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगी? ए बी। दैट विल बी इक्वल टू, और छोटे वाले में बी ई अपॉन में बड़े ट्रायंगल में जो है इस वाले के सामने की साइड क्या है? बी सी। ठीक है, और ये रेशो में तो इनको एक्स की फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लिया हमने। पूरा बी सी की वैल्यू हो जाएगी ये 3x। ठीक है, अब देखो बी डी की क्या वैल्यू है? x, और ए बी की वैल्यू है 12, बी ई की वैल्यू क्या है? 5, बी सी की वैल्यू कंप्लीट क्या है? 3x। ठीक है, 3 से ये कट गया 4 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 20। तो 20 को कैसे लिख सकते हैं हम? x क्या हो जाएगा फिर? 2√5। ठीक है, x की वैल्यू तो आ गई 2√5। हमें निकालना क्या है? बी सी। बी सी है 3x, तो क्या हो जाएगा? इंटू 3 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 6√5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें बस सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ वेल विद इनर रेडियस ऑफ 3 मीटर इज डग 6 मीटर डीप। The soil taken out of it has been spread evenly all around the width of 2 meter to form an embankment. The height of the embankment. तो देखो यहाँ पे है एक कुआं ऐसे। ठीक है, और इसमें क्या करा है? इस कुएं से जैसे मिट्टी निकाल रही है और उस मिट्टी को ऐसे इसके चारों तरफ घेर के एक चबूतरा टाइप सा बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसकी जो इनर रेडियस दे रखी है वो है 3। अब इसकी जो विड्थ है ना, जो ये हम अंदर से मिट्टी निकाल के यहाँ पे डाल रहे हैं साइड एरिया में, उसकी विड्थ क्या है? वो है 2 मीटर इसमें बोला। और इसकी हाइट है 6 मीटर पूरे की। हमें ये बताना जो ये हम चबूतरा बना रहे हैं ये कितनी हाइट का होगा। तो अब देखो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि जो हमने अंदर से मिट्टी निकाली उसकी वॉल्यूम, जो हम ये बाहर मिट्टी डाल रहे हैं उसकी वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो देखो अंदर वाली वॉल्यूम क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर 3 इंटू में एच है 6। अब बाहर क्या हो जाएगी वॉल्यूम? पाई। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब जो बड़ा आर होगा, यानी कि जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हो जाएगा 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर माइनस अंदर वाला रेडियस 3 का स्क्वायर इंटू में हाइट, जो हमें कितनी हाइट तक हो जाएगा वो निकालना है। तो पाई से पाई कैंसिल, 9 इंटू 6 आ गया, और 25 में से 3 गए, क्या बचेगा? 25 में से 9 गए 16। एच की वैल्यू 3 और ये 8, यानी कि 27/8। तो 27 24 दिए 8 दिए 24, 3 8 और 3। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कह रहा है इफ कोस थीटा इक्वल टू 12/13 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब देखो कॉस क्या होता है अपना? कॉस थीटा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है? 12, हाइपोटेन्यूज क्या है? 13। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? 5 ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो साइन थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 आ गया साइन की जगह। 1 - 10, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5/12 आ गया यहाँ पे। 10 अगेन है तो 5/12। 1 प्लस में कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, तो यहाँ साइन था इसका अपोजिट कर दिया हमने। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लिया तो यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ एलसीएम ले लिया तो 12 माइनस हो जाएगा। अब देखो ऊपर भी 12 है, एक एक यहाँ 12, ये तो कैंसिल हो गया। और 12 में से 5 के कितना बचेगा, 7, तो 5 × 7/13 यहाँ पे है। और 5 × 13 और 5 क्या हो जाएगा, 18/5 यहाँ है। तो इस 5 से ये 5 कट गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 13 नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 7 × 5 13 इंटू में 18। ठीक है। और दो, अब देखो ऊपर तो 35 बन रहा, तो दो में ही ऑप्शन में 35 है, ठीक है। और नीचे एक 234, एक है 108। तो लास्ट में यूनिट डिजिट देख लेते, 8×3 = 24, तो 4 यूनिट डिजिट आएगा वो इसी ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इन 2000 वाज 5:4। द रेशो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन 2020 and 2021 were this, 4:5 and 2:3 respectively. If the total income of A and B in 2021 was this, then what was the income of B in 2021? तो देखो ये हम एक तरीके से इसको मान लेते हैं प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, और 2021 है वो न्यू ईयर की बात हो रही है, ठीक है। या फिर इसको लिख लेते हैं हम, लास्ट ईयर की बात है, ये है प्रेजेंट ईयर की बात, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर का रेशो था ए और बी का, वो क्या था, 4:5, ठीक है। अब देखो ए और बी का जो है, जो लास्ट ईयर का रेशो था 2020 का से 2000 प्रेजेंट वाला, वो कितना है, 4:5। देखो यहाँ पे ये ए की बात हो रही है और ये हो रही है बी की बात, तो 2020 वाले को लास्ट वाला और ये है प्रेजेंट वाला, इसकी रेशो है 2:3, ठीक है। तो यहाँ से प्रेजेंट के वैल्यू निकाल लेंगे, तो लास्ट इंटू 5/4, ये ए का केस है। और अगर बी का केस में निकाल लेंगे तो 3 × लास्ट/2, ठीक है, यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये होगी प्रेजेंट की एज, ठीक है। और लास्ट ईयर की, अब देखो रेशो में जाते हैं, ये आएगा प्रेजेंट की बात करें यानी कि 2021 की, ये है 2020 की बात, ठीक है। अब देखो 2021 वाले में आ रहा है, लास्ट की इनकम थी ए की 4, तो 4 इंटू में 5/4, और रेशो अब बी की थी 5 इंटू में 3/2, तो यहाँ से इनका रेशो ले लेते हैं हम, इससे ये कट जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो ये अपना बच जाएगा 2:3, ये क्या आ जाएगा उनका करंट ईयर का रेशो, ठीक है ना। और एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। 5×4 = 20/4 रेशो, 5×3 = 15/2, तो 2 आ गया, 2 उधर जाएगा तो 30, 2:3, हाँ भाई ठीक है। तो उनका जो प्रेजेंट का रेशो है वो आ गया 2:3। और अब हमें क्या कह रहा है, इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 वॉज दिस मच, देन व्हाट वाज द इनकम इन ऑफ बी इन 2021, हमें बी की इनकम निकालनी है। अब 5 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 705600, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो 14 टाइम्स 1, और 6 में जाएगा 12 0, ये आ गया। और हमें बी की निकालनी है, तो इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 के नियर बाय कौन सा है इसमें, अब 14×3 = 42 होने वाला है, ठीक है। तो बी की पूछी है, तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये इसके नियर बाय, ठीक है। तो राउंड ऑफ से हम लोग इसमें चले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इफ़ x = 32.5, y = 34.6 एंड z = 30.9,
देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस ये इसकी दी हुई है, ये इतना है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी। अब देखो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला यूज होगा, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो अगर हम इन वैल्यूज़ का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इस केस में क्या करेंगे, दूसरे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे को 0.98 के, और इनकी वैल्यू को हम लोग जोड़ लेते हैं, नोट 6 15, 15 और 5 20, तो 2 यहाँ पे हासिल, और क्या बच गया 8, और 3 और 3 3 9। ठीक है, अब देखो 100 नीचे आ गया, 0. तो 98 से 98 कैंसिल। यहाँ पे अब ये कैलकुलेट करना, अब हमें a माइनस बी में इससे ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 में से 5 गए 1, और 2.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब b में से c घटाना है, यानी कि y में से z को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 6 गए 7, और 3.7 इसका स्क्वायर, प्लस में c माइनस ए क्या है, तो 30, उसमें से घटाएंगे तो 1.5 और 1.6 का होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4.41, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 13.69, और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.56। तो अब इन सबको जोड़ देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 9 और 1 10, 6 16, 6 और 6 12, 12 और 4 16, तो 3 और 3 6, 6 और 4 10, 1, ये आ गया 20.2, तो इसको करेंगे तो 10.33, और इन टू में 100 है अपना, तो क्या आ जाएगा 1033। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने कुछ नहीं करा, बस थोड़ी कैलकुलेशन लेन दी है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ये ए बी और सी है हमारा, तो यहाँ पे हमने दूसरे वाला फॉर्मूला लगाया, ये इसका फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला लगा है। वैसे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा है, ये नहीं आएगा, ये वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन हमने यहाँ पे दूसरे वाला फॉर्मूला यूज़ करा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए हमने दूसरे वाला फॉर्मूला यूज़ करा, और फिर सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8, 15 एंड 17 सेंटीमीटर एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना प्रिज्म में, प्रिज्म कैसा होता है मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। ये है अपना ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो जो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है, और हमें लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 480, और पेरीमीटर देखो 8, 15, 17। ठीक है, अभी इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 32 और 8 40 इनटू में हाइट, ये इसकी है हाइट। ठीक है, तो कितने टाइम्स चला गया 12 टाइम्स, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। अब देखो वॉल्यूम निकाल लिया हमने, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, तो ये होगी हमारी वॉल्यूम। तो अब देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ट्रिपलेट है, तो हाफ इंटू बेस क्या है हमारा 8, उसके अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में हाइट 15, और एक्चुअल में इसकी हाइट हमने निकाली अभी 12। ठीक है, तो 4 टाइम्स 15 चौका 60 और 12 छिक 72, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 720 सेंटीमीटर क्यूब।
तो बस अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। तो इसको याद रखना है, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का इसमें मतलब सबको ऐड करना है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 जीरो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, 4 को 3 बार लिख देंगे क्योंकि 3 डेसिमल तक मैक्सिमम क्वेश्चन गया हुआ है। 5 6 7 ये दोनों तो एडिशन के, बाकी मल्टी माइनस का है। 7 और 4 11, 11 10 34, सॉरी 34, ये आ गया। और माइनस क्या करना, 33.599। अब जैसे देखो, ये बार का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो डिजिट है ना वो रिपीट हो रही है उसके बाद। 11.444 वो n टाइम्स तक है, मतलब उसका कोई एंड ही नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बार यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस करके कितना आएगा, 11 में से 9 गए 2, ठीक है, 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गए 4, यानी कि 0.12। तो 0.42 क्या हमारा, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, इसके ऊपर क्या आ जाएगा अपना बार। ठीक है, लास्ट के 2 यूनिट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 45, आउट ऑफ विच 33 सही 1/3% आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज 66 सही 2/3% मोर देन बॉयज। If the average score of the student is 78, then the average score of girls। तो देखो 45 तो टोटल बंदे हैं, इसमें से बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं। बॉयज़ कितने हैं, ये देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 99 + 1 100/3, यानी कि क्या आ जाएगा 1/3। तो अगर 1 बॉयज़ है तो 2 गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, और या फिर अब हम 3 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू 15 बॉयज़ हैं और 30 गर्ल्स हैं, ये हो जाएगा। अब देखो जो एवरेज स्कोर है ना गर्ल्स का वो इतना ज़्यादा है। अब देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/3, लेकिन वो कह रहा है कि इतना ज़्यादा है बॉयज़ से। तो सपोज़ करो अगर बॉयज़ का जो एवरेज स्कोर है वो 3 है, तो गर्ल्स का क्या हो जाएगा, 3 और 2 5। ठीक है, अब देखो इनका रेशो जो था 1:2 था। इनको हमने जैसे, अब हमने ये तो रेशो की फॉर्म में आ रहा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये इसका 3x इसका 5x है गर्ल्स का। अब अगर हम ऑप्शन से देखें तो गर्ल्स का जैसे 5x है, 5 का मल्टीपल होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता ना ये हो सकता। तो आंसर तो हमारा इन्हीं दोनों में से होने वाला है। तो अब कैसे करेंगे, बॉयज़ कितने हैं, हमने मान लिया एक बॉयज़ है उसका एवरेज है 3, तो 1 × 3x, और 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, 2 गर्ल्स हैं उनका एवरेज है 10x। ठीक है, और टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितने आ गए 3, और उनका एवरेज कितना दिया हुआ है हमें एक्चुअल में 78। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13x/3 = 78। तो यहाँ से कितने टाइम्स 6 टाइम्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 18। तो ये था हमारा गर्ल्स का स्कोर। तो 15 18 पंजे क्या हो जाएगा हमारा 90। तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या रहा होगा हमारा 90। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ड्राइवर ऑफ अ कार विच इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 km/h लोकेट अ बस 80 मीटर अहेड ऑफ हिम। ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर 15 सेकेंड ही फाइंड्स द बस इज 40 मीटर बिहाइंड द कार। तो देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कार थी, उसने एक बस को देखा 80 मीटर दूर, यहाँ पे बस है। अब 15 सेकेंड उसने ड्राइव करा तो बस क्या रह गई, पीछे रह गई। बस यहाँ रह गई और कार पहुँच गई यहाँ पे, ये दूरी हो गई उनके बीच में अब 40 मीटर। ठीक है, तो देखो अब कार जा रही है 75 km/h से, हमें क्या निकालनी है बस की स्पीड। तो हमने बस की स्पीड मान ली 20 km/h।
ठीक है। अब देखो जो कार की, जब देखो कार की स्पीड अगर ज़्यादा रही होगी तभी वो उससे आगे गई होगी। ठीक है, बस को ओवरटेक करा उसने। हम क्या करेंगे, अब उसकी जो है रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे इन दोनों की। ठीक है, ये सपोज इनके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग डी है। ठीक है, अब देखो कितना चेंज आया, 80 और 40, 120 मीटर का। ठीक है, और ये कितने सेकंड में आया है, ये आया है 15 सेकंड में। ये क्या हो जाएगी उनकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, क्या हो जाएगी उनकी रिलेटिव स्पीड, मतलब जैसे बस सपोज जा रही है कार पीछे से आके ओवरटेक कर दी, तो उनकी जो किस स्पीड से उसने ओवरटेक करा वो उनकी क्या हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ से क्या आ जाएगी रिलेटिव स्पीड, 120 मीटर बटे में 15 सेकंड, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट, तो 18/5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 144/5। ठीक है, अब देखो हमने ये निकाली है रिलेटिव स्पीड, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है माइनस। तो ये होगी कार की स्पीड, माइनस में कर देंगे बी, ये है बस की स्पीड, और उसकी कितनी वैल्यू है 144/5। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 75 माइनस में 144/5। तो 2 से गया, ठीक है 10 पे, 4 बच गया, 44 का 8 पे जाएगा, और जाएगा फिर से 8 आ जाएगा, 40 आ जाएगा तो 8 पे जाएगा। तो दशमलव के बाद तो 2 आने वाला है। ठीक है, अब बच गया 74, तो 14 में से 8 गए तो क्या बचेगा 6 और 4, यानी कि क्या आ जाएगा 46.2 हमारा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, और वो उसको ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 numbers आर इन द रेशो, ये रेशो दी हुई है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 33। तो देखो 1:2, 2:3, 3:4 ऐसे दिया। अब हम इसको फ्रैक्शन से हटा के नॉर्मल रेशो में बना लेंगे, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, नीचे वालों का 12 आ गया, तो 6:4 दिए 8, 3 से 9, ये उनका आ गया रेशो। हमें कह रहा जो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो 33 है, तो रेशो के हिसाब से डिफरेंस है 3 और एक्चुअल में है 33, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 11। हमें एचसीएफ बताना। अब देखो तीनों नंबरों में 6, 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इनके जो रेशो से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो है 11, तो 11 सब में है, यहाँ भी इंटू 11 आएगा, नंबर में इंटू 11, तो जो कॉमन चीज़ आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी 11 ही आ जाएगी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, और साइन को मैं लिख दूंगा एस से और कोस को सी से। तो टेन होता है साइन बाय कोस, कोट होता है कोस बाय साइन। ठीक है, सेक होता है 1/कोस, टेन क्या होता है साइन बाय कोस। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, फिर आपका टाइम बचेगा ऐसे, और ये हो गया 1 माइनस साइन। तो यहाँ साइन कॉस एलसीएम ले लिया तो 1 + s बच गया। अब देखो ये a + b, ये a - b, तो ये क्या बन जाएगा a² - में b² / c, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, तो अपॉन में भी कोस है, तो कोस से एक कोस कैंसिल, तो यहाँ से बच गया हमारा कोस, जो लास्ट की 2 टर्म है। अब बच गया ये, एलसीएम ले लेते हैं, साइन और कोस एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे कोस से कोस कट गया साइन स्क्वायर, यहाँ साइन से साइन कट गया कोस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ठीक है, तो क्या बच गया हमारा अल्टीमेटली 1/साइन इंटू कोस इंटू में कोस, तो कोस से कोस कैंसिल, 1/साइन बच गया, और 1/साइन क्या होता है कोसेक थीटा, यानी कि अपना क्या हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट करके इजीली हो जाएंगे। ठीक है,
In a medical transaction, 17 times the cost price is equal to 8 times the sum of cost price and the selling price. What is the, हमें बताना what is the gain और loss percentage. तो देखो 17 टाइम कोस्ट प्राइस वो किसके इक्वल है, 8 टाइम्स कोस्ट प्राइस प्लस में सेलिंग प्राइस के सम के। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस और कोस्ट प्राइस का रेशो निकाल लेते, तो 17 CP, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया 8 CP, तो इधर आके माइनस का 8 CP, यहाँ 8 SP, तो 17 में से 8 गए 9 CP इक्वल टू 8 CP। तो CP बाई SP का क्या रेशो आ गया, 8/9। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 8 और प्रॉफिट कितना है 1 का, तो प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हो जाएगा 1/8, और 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है 12.5 की। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि मतलब इतने परसेंट का गेन हुआ है। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 50, 25 और फिर आ जाएगा 12.5। ठीक है, कह रहा P can finish a work in 18 days when he had worked for 5 days. Q joined him. If both of them together complete the remaining work in this much days, in how many days Q alone can finish this much of the same work? तो देखो हमें नहीं पता कि वो P की एफिशिएंसी क्या ना, हमें Q की एफिशिएंसी पता है, हमें पता है, लेकिन एफिशिएंसी इनटू में टाइम, वो क्या हो जाता है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो हमने मान लिया P की एफिशिएंसी P है और उसने 18 दिन काम करा, तो उसने पूरा काम कर दिया जो कि है टोटल वर्क। अब कह रहा है व्हेन ही हैड वर्क फॉर 5 डेज, ये तो एक सिचुएशन हो गई। अब दूसरी सिचुएशन में क्या है, वो 5 दिन काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी है P की, तो 5P काम हो गया। और फिर क्या हो रहा है, Q ज्वाइन कर लेगा और ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब P की एफिशिएंसी कुछ होगी, Q की कुछ होगी, लेकिन वो कितने दिन काम करे 13/5 दिन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, P और Q की एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ से 18 में से 5 गए, 13P बच गया, इसको मैं इधर ले आया, और यहाँ पे क्या बच गया 13/5P प्लस में 13/5Q। ठीक है, अब ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 13P माइनस में 13P/5 इक्वल टू 13/5Q। एलसीएम ले लेंगे तो 5 इंटू 13 65, 65 में से 13 जाएंगे 52, P/5 इक्वल टू 13/5Q। तो 5 से 5 कैंसिल, तो P/Q का क्या रेशो आ जाएगा 1/4। ये आ गया उनका रेशो। हमें क्या बताना है, अब देखो P की एफिशिएंसी आ गई 1, तो 1 इंटू में टाइम लग रहा तो उसको 18, तो टोटल वर्क आ गया अपना 18। हमें निकालना जो Q कितने दिन में करेगा। अब ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 66 से 2/3, तो 66 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारा 198 प्लस में 2, यानी कि 200/3 इन परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को हटाए तो इंटू 1/100 हो गया, तो ये आ गया 2/3 की वैल्यू है। तो 2/3 की वैल्यू, और Q की एफिशिएंसी कितनी है 4 की, डिवाइड बाय 4, तो 2 टाइम्स 9 टाइम्स, तो ये आ गया 3। तो यानी कि 3 दिन में वो 2/3 काम को कंप्लीट कर देगा, क्यों अकेला अगर काम कर रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सम ऑफ ₹5,000 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट part for this much year at this much rate percent it double the simple interest on the second part। तो देखो हमारे पास क्या था 5,000 रुपये थे, उसको हमने एक पार्ट एक्स में बांट दिया, दूसरा पार्ट वाई में बांट दिया। अब इसको अलग ईयर्स के लिए बांटा है और अलग रेट दिया है हमने, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ टाइम के लिए दिया और कुछ रेट दिया, और जो यहाँ से हमें रेट मिला ना वो इसके 2 टाइम्स है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम मान लेते हैं जो बंदे ने ए ने डिवाइड करा ना सम को, ये ए मान लिया ये बी, तो ए को एक्स रुपये दिए, कितने साल के लिए दिए 5 4 जा 20 और 21/5 इतने ईयर के लिए दिए, और ये उनका रेट आ जाएगा 6×3 = 18 20/3। और दूसरे केस में क्या हो रहा है वाई
पैसे हैं। और कितने टाइम के लिए? 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4, 4 आ जाएगा। और इनटू में रेट है 4%। ठीक है। और जो इससे सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो 2 यूनिट आ रहा है, इससे 1, मतलब 2 टाइम्स आ रहा है उसके। बस अब क्या करें, अब सॉल्व कर लेंगे इसको। 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पे 4 से 5 से 24 टाइम्स, और इससे आ गया 7 टाइम्स, और इस 2 से ये 2 कट गया। तो देखो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 11 उधर चले, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14। तो x को दिए थे 11 टाइम्स और y को दिए थे 14 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। तो देखो 847 हमें क्या दिख रहा है इसमें, ये 7 से कट रहा है, तो इसको 7 से काटे तो 7 इंटू में क्या आ जाएगा, 12 121 टाइम्स। और इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 7 इंटू में 11 की पावर 2। इसको ऐसे लिख दिया। अब दूसरा है 385, तो 5 से कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 5 से कटा तो 7 बार गया, और फिर से 7 बार जा रहा है 35, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11। इससे अगला 675। तो देखो 625 हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये 50 जाता, तो ये क्या होगा 25 इंटू में 27, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 3। इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब 3025 ये लास्ट है, 5 से तो कट ही रहा होगा, इनफैक्ट हाँ 25 से भी कट रहा है, तो 25 से काटेंगे तो कितने पर जाएगा, 312 पर जाएगा, और फिर 1 बच जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू में 11 का स्क्वायर। अब बस हमें यहाँ से रिजल्ट को कंबाइन करना है, तो 7 3 कितनी बार आया, पहले 3 को लिखते हैं, 3 बार। 5 कितनी बार आया, 1 2 2 4 5 बार। 7 कितनी बार आया, 1 2 2 बार। 11 कितनी बार आया, 2 2 4 और 1 5 बार। ठीक है। अब देखो ये ए है, ये बी है, सी है और डी है। ए इंटू बी, 5 दिए 15, और 5 दूनी 10, तो क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी 5। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बस आपको फटाफट इनके फैक्टर बना लेने हैं। इसी फॉर्म में होंगे, 3 5 7 11 में से कोई ना कोई फैक्टर होंगे, और फिर उनकी कंबाइंड करके पावर और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। कह रहा है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, टचिंग द साइड क्यू आर पी आर एंड पी क्यू एट पॉइंट। तो ये पी क्यू आर, और किस पे साइड टच कर रहा है, एस पे, यू पे और टी पे, ऐसे दिया हुआ है। और देखो पी क्यू क्या दिया हुआ है, क्यू आर प्लस में 5, तो हम क्या करते हैं, क्यू आर को हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो पी क्यू क्या क्या वैल्यू होगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगी। और कह रहा है पी क्यू जो है ना वो क्या है, पी आर प्लस में 2 के इक्वल है। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक्स प्लस 5 है, तो उधर से 2 माइनस हो जाए, तो ये बच गया एक्स प्लस 3 बच गया। अब कह रहा है इफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हिंदी में पढ़ लेते, 32 दिया हुआ है पैरामीटर, और हमें देन हमें निकालनी पी आर की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस में एक्स, इसकी वैल्यू 32 दी हुई है, तो 3x और 5 और 3 8, 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 8 यानी कि 24, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8। हमसे पूछी किसकी वैल्यू, पी आर की, तो यहाँ पे 8 और 3 11, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का ही, तो हम इसको भी साइन और कोस की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस थीटा,
और इनटू में साइन थीटा प्लस में 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ से कोस कॉमन ले लेते हैं, बचा 1 प्लस कोस और यहाँ साइन है और यहाँ पे 1 प्लस कोस है, तो इससे ये कैंसिल हो, तो साइन बाई कोस तो आ गया 10। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन से तो हमारा आ गया टेन थीटा। अब बचा ये वाला पोर्शन, इसको सॉल्व करते हैं। तो सेक होता है 1 बाय कोस स्क्वायर, कोसेक होता है 1 बाय साइन स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, सी स्क्वायर एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका है अंडर रूट, तो ये बाहर आ के क्या हो जाएगा 1, मतलब ऊपर हमारा ये बच रहा है। ठीक है, ये हो गया कंफर्म। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन बाय कोस प्लस में कोस बाय साइन, तो कोस इंटू साइन, तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, अगेन ये 1 हो गया, तो 1 बाय साइन कोस, तो ऊपर ये है, नीचे 1 बाय साइन कोस आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली सारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, सिर्फ हमारा बचा है इसमें टेन थीटा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टेन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते क्या कह रहे हैं, आर्टिकल वो सोल्ड फॉर ₹716 आफ्टर डिस्काउंट ऑफरिंग ऑफ 10.5%। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 6.5% इज गिवन, हाउ मच शुड इट बी सोल्ड। तो देखो, हम डिस्काउंट देते हैं मार्केट प्राइस पे, ये है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस रहा होगा 716। ठीक है, और मार्केट प्राइस पे कुछ इसने डिस्काउंट दिया हुआ होगा और उसकी वैल्यू दी हुई, इनिशियली मार्केट प्राइस 100% होता है। ठीक है, अब 10.5% का डिस्काउंट दिया, तो क्या बच गया 89.5%, और इसकी वैल्यू दी हुई हमें 716, यही उसके सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो 90 इंटू में 90 से 7, ये अगर हम राउंड ऑफ करें 90 के पास और 7 करें तो 8 टाइम्स आना चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 पंजे 40 और 8 नीम 72 और 4 76, 7 8 8 64 और 71, हाँ लगभग 8 पे ही जा रहा था, मेरे को आइडिया था राउंड ऑफ करके, तो ये चला गया 8 टाइम्स, तो 1% की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे अब इसने दिया सपोज 6.5% का डिस्काउंट, तो 100 टोटल एमआरपी होता है, मार्केट प्राइस होता है, उसमें से इसने 6% का 6.5 का डिस्काउंट दिया, तो कितना बच गया 93.5%। तो यहाँ से हम 93.5% की वैल्यू निकाल लेते, तो 8 इंटू में ये कर देंगे 93.5, तो क्या आ जाएगा हमारा 8 पंजे 40, 8 दिए 24 और 4 28, और क्या आ जाएगा 8 चौक 72 और 74, यानी कि 748, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इफ अ 10 डिजिट दिस इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो 72 से डिविजिबल होने के लिए 8 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो लास्ट के 3 डिजिट है ना वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 7B6 ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब देखो हम क्या वैल्यू रखें जो ये 8 से डिविजिबल हो जाए। अगर हम लोग 0 रखते हैं, तो 0 रखा तो 64 आया, तो 64 में 6 67 नहीं जा रहा। अब 1 रखते हैं, अगेन 64 पे जाएगा और फिर आ जाएगा 76, नहीं जा रहा। 3 रखते हैं हम, 73 में 72 गया और 1 6, हाँ 3 में सेटिस्फाई हो रहा है, हम मान लेते बी की वैल्यू है 3। ठीक है, अब करेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल, उसके रूल के लिए क्या होता है, डिजिटल सम 9 के इक्वल होना चाहिए, तो 5 और 4 9। ठीक है, 7 और 2 9 कैंसिल, 9 तो है ही कैंसिल, 6 और 3 कैंसिल, तो हमारा बच्चा क्या है 7 और 6 13, 13 में क्या जोड़े कि जो 18 बन जाए, जो कि 9 का मल्टीपल है, तो इसमें 5 जोड़ देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हमारी आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई हमारी 3।
तो अब हम अंडर रूट ले लेंगे, 8×5 = 40 -5×4 = 12, यानी कि अंडर रूट 28, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। Started a business with a capital of rupees this much and admitted B and C after 4 and 6 months respectively। तो देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के इक्वल। ठीक है। ए बी सी 3 बंदे हैं जो उनका प्रॉफिट का रेशो हमें दिया हुआ है, द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड 1:4:5, और हम, ये तो हो गया प्रॉफिट, और टाइम का और बताते हैं। तो देखो एक ईयर के सपोज, हाँ एक ईयर ही बोला, एट द एंड ऑफ ईयर। तो देखो ए ने तो, बंदे ने तो बिजनेस स्टार्ट ही करा था, तो उसका तो टाइम मान लिया हमने 12 मंथ। और अब बी 4 महीने के बाद आया, तो उसने इन्वेस्ट कितने महीने तक करा होगा, 8 महीने तक। और सी 6 महीने के बाद आया, तो उसने इन्वेस्ट करा 6 महीने तक। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में टाइम। तो यहाँ से 1/12 ये आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट। तो 1:12, और एक सेकेंड, प्रॉफिट 1/12, हाँ 4/8, और ये आ जाएगा 5/6। अब इनका नीचे वाला मल्टीपल मान लेते हैं एलसीएम, तो वो है 24, तो ये आ जाएगा 2:12:6 तो इन्वेस्टमेंट का क्या रेशो आ जाएगा, 1:6:10, ये हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशो। अब देखो इन्वेस्टमेंट ए ने करी थी, वो कितनी करी थी, 54,000, तो ए की वैल्यू होगी 54K। और यहाँ से हमें निकालना इन्वेस्टमेंट डन बाय बी प्लस सी, तो बी और सी की वैल्यू है 6 और 10 16, एक की वैल्यू है 54, तो इंटू में कर देंगे 16। तो 54 × 16, 16×4 = 64, 16×5 = 80, 4 6 8, 864 किस में, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें ये वाली चीज़ ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, अपना प्रॉफिट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द एरिया इन यूनिट स्क्वायर ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड y = 0। तो देखो 2x - 3y = है -6, दूसरी इक्वेशन है 4x + y = है 16। ये हमारा हो गया ग्राफ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले x और y के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सपोज हम कर लेते हैं, जब अगर x की वैल्यू 0 रही होगी तो y की वैल्यू क्या रही होगी, 2, क्योंकि यहाँ 0 पुट कर दिया तो ये ख़त्म हो गया। अब y की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 6/-3 यानी कि 2। अब दूसरा केस लेते हैं, हमने y को 0 कर दिया, इसको 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, ये तो हो गई इसके पॉइंट्स। अब इसके पॉइंट्स निकालते हैं, x और y। सपोज x 0 कर दिया हमने तो ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 16। जब हमने y को 0 करा तो ये ख़त्म, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/16/4। ठीक है, अब निकालते हैं हम जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी आपस में, वो वाला पॉइंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। 2x - 3y = -6 और 4x + y = 16। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, 4x - 6y -12, तो माइनस प्लस प्लस, तो यानी कि 7y = 16 और 12 28, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4। अगर y की वैल्यू 4 है तो 4 रखा तो 12 और 4 है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो ये अब तक हमने क्या करा, हमने सारे पॉइंट्स निकाल लिए जो हम ये लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन के लिए पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 2, तो यहाँ आ गया पॉइंट।
जब x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 तो यहाँ आ गया पॉइंट, तो ये तो लाइन रही होगी ऐसे। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 16, तो ये यहाँ समथिंग रहा होगा, ठीक है। और जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू है 0, तो ये यहाँ रहा होगा, तो ये बन गई लाइन ऐसे। और देखो जो इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो है ये, वो हमने इन दोनों इक्वेशन से कॉमन निकाले है। जब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 4। अब मैं और y की वैल्यू 0 भी दी है, तो मतलब y की वैल्यू 0, एक सेकेंड, जो ये लाइन होगी ना ये रिप्रेजेंट करिए y इक्वल टू 0 को, और हमें शेडेड रीजन का पोर्शन बताना, तो ये हमारा होगा शेडेड रीजन, ठीक है। अब इसको कैसे निकाल लेंगे, ये वाला पॉइंट क्या था हमारा, एक सेकेंड, ये वाली इक्वेशन से था हमारा -3,0, ये था 4,0। अब देखो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 माइनस में -3, 7 यूनिट्स का। और यहाँ पे हाइट कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे हाइट किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, y की वैल्यू के। तो हमने देखो यहाँ से दोनों चीज़ निकाल ली, y की वैल्यू आ गई 4 यानी कि हाइट आ गई 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस है 7 और हाइट है 4, तो ये आ गया है 2 टाइम्स, तो 17 2 14। तो इसका जो शेडेड पोर्शन उसका जो एरिया होगा वो क्या आ जाएगा हमारा 14। तो ये थोड़ा सा एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना, ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे अपन लोग इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। बाकी इसका जो एरिया है ना वो 3 वर्टेक्सेस वाले फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल लग रहा है ना हाफ इंटू बेस, तो उसी से निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द इनकम ऑफ ए इज़ 2/3 ऑफ बीज इनकम, तो ए की जो इनकम है ना वो 2/3 है बी की इनकम की, ये कह रहा है। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ 3/4 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, जो ए का एक्सपेंडिचर है ना 3/4 है बी के एक्सपेंडिचर के। अब कह रहा है 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। अगर हम बी की यहाँ से रेशो ले, ए की इनकम रेशो बी की इनकम का क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब कह रहा है अगर हम इसका 1/3 लें तो वो बी के एक्सपेंडिचर के बराबर आ रहा है, नहीं ए के एक्सपेंडिचर के। इनके एक्सपेंडिचर का भी रेशो ले लेते हैं भाई, वो क्या आ जाएगा 3/4। तो कह रहा है जब हमने बी के इनकम का 1/3 कर रहे हैं तो वो ए के एक्सपेंडिचर के इक्वल आ रहा है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, वो अगर सपोज करो हम इसको 9 मान लें और 9 का 1/3 ले तो 3 आ रहा है, हाँ। तो यहाँ से हमारे दिमाग की बत्ती जलेगी, हम क्या करते हैं इसको 9 बना देते हैं। तो 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे इंटू 3 कर देंगे, तो ए की इनकम रेशो बी की इनकम क्या आ जाएगी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये तो हो गई उनकी इनकम, और ये दे रखी है उनको एक्सपेंडिचर। हमें पता है सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ए की सेविंग्स अपॉन में बी की सेविंग्स, तो ए की सेविंग्स कैसे निकलेंगे 6 माइनस बी की, ए का एक्सपेंडिचर 3, बी की इनकम 9, बी का एक्सपेंडिचर 4, यानी कि 3/5। ये आ गया उनके सेविंग का रेशो, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कह रहा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1260 डिग्री एंड ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन बी इज दिस मच डिग्री। और हमें निकालना सम ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन ए एंड बी। तो देखो इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सपोज हमने ये एक पॉलीगन मान लिया हेक्सागोन है, इसके इंटीरियर एंगल्स रहे होंगे ये, और उन इंटीरियर एंगल्स का सम दे रखा, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये हेक्सागन ही है, मैं तो ऐसे रैंडम बता रहा हूँ कि इसका इन सब एंगल्स का सम जो है ना वो होगा इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है। अब देखो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n -2 इंटू में 180।
अब सम कितना दिया हो हमें 1260 इंटू में n, और n क्या है यहाँ पे साइड्स, मतलब कितनी साइड्स है उसमें, इंटू 180। तो ये कितने टाइम्स जा रहा है 7 टाइम्स। तो यहाँ से हमने पता लगा ली जो साइड्स है ना इस वाले केस में, जो पहला वाला है उसमें 9 साइड है, मतलब वो नोनागोन फिगर रही होगी। ठीक है, अब देखो ये लेते हैं बी पॉलीगन के बारे में। उसका एंगल कितना दिया हुआ है 128 सही 4/7, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 8 7 ज़ा 56 और 12 सत्ते 84, 84 और 5 89, 89 और 4 प्लस में 4 करेंगे तो 900/7 आ रहा है। तो ये आ रहा है, ये दे रखा हमें इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है सिर्फ। ठीक है, और हमें पता है जो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कैसे आया होगा, उसको साइड से मल्टीप्लाई, यानी कि इंटीरियर एंगल इंटू में साइड्स, वो किसके इक्वल आएगी n-2 इंटू में 180 के। तो इंटीरियर एंगल है 900/7, साइड को मान लिया हमने n-2 इंटू में 180। तो कितने टाइम्स चला गया 5 टाइम्स, तो यानी कि 5n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आगे 7n माइनस में 14, तो यहाँ से 2n की वैल्यू आ गई 14, तो n की वैल्यू हमारी 7। तो दूसरे केस में जो साइड्स है ना वो है 7, और पहले केस में आई थी हमारी 9, तो क्या हो जाएगा 9 और 7 16, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स पर पेपर वर 71। इफ he would have obtained 35 marks in more marks in science, 11 more marks in history and 4 more marks in computer science, his average marks per paper would have been 76। और हमें बताना कितने पेपर, तो हमने मान लिया x पेपर थे स्टार्टिंग में और उन सब की एवरेज है 71। अब कुछ मार्क्स उसके इंक्रीज हुए, सर्टेन मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट तो लेकिन सेम ही रहे, तो सब्जेक्ट x ही हैं, और जो अब उनका एवरेज हो गया वो हो गया 76 का। तो हम क्या करेंगे 71 इंटू एक्स कर लेंगे, ये आ जाएगा टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। फिर उसमें इंक्रीज हो गया 35, 11 और 4 का, 35 और 11 क्या हो गया 46 और 4 50 मार्क्स इंक्रीज हो गए, और अब जो टोटल मार्क्स हो गए वो हो गए 76x। तो यहाँ से अब रेशो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 5x बच जाएगा, ये 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। तो यानी कि हमारे कितने सब्जेक्ट रहे होंगे 10 सब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी इज इनकम। तो ए की इनकम है 80% ऑफ बी की इनकम के, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बी इज एक्सपेंडिचर, और ए का जो एक्सपेंडिचर है वो है 60% ऑफ बी के एक्सपेंडिचर के। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी इज एक्सपेंडिचर, तो देखो यहाँ से रेशो ले लेते हैं, ए की इनकम से बी की इनकम का क्या आ जाएगा 4/5, और एक्सपेंडिचर का क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, इनकम ऑफ ए है 4 इक्वल टू 90% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर है 5। ठीक है, इंटू में 5, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया 20, ये 2 टाइम्स, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 9/8। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 9/8। हमसे पूछ क्या रहा है देन बाय व्हाट परसेंट आर द सेविंग ऑफ ए मोर देन बी, या फिर हम 4 की भी वैल्यू रख सकते हैं, 9/8 आ गया। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ गई 9/8। तो अगर हम यहीं पे देखें, यानी कि 4 की वैल्यू हमें कितनी बनानी है 4.5,
तभी वो है उसका 90% हो पाएगा। लेकिन एक काम करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, हम पहले इन दोनों को इक्वली बना लेते हैं। तो ये 5 है, ये 4 है, तो इसको क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा 20 और ये 25, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 4 ये 12 और ये बन जाएगा 20, ठीक है। अब हमें बनाना है इसको, अब हमें इसको बनाना है इसका 90%, ठीक है। तो देखो ऐसे लिख लेते हैं 20, ये है 25, ये है 12, ये है 20, ये तो हो गई इनकी इनकम, ये हो गया उनका एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी हमें इसको बनाना है, ये जो है 90% है बी के एक्सपेंडिचर, तो हम क्या करते हैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा हमारा 20 निम्मा 180 और 25 निम्मा 225, ठीक है। और एक्सपेंडिचर क्या बन जाएगा हमारा 12 दूनी 110 और ये बन जाएगा 200, ठीक है। तो अब जो सेविंग क्या आ जाएगी, इनका डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस क्या आ जाएगा 60 और यहाँ पे आ जाएगा अपना 25, ठीक है। तो अब ये कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है, ठीक है। हमें मतलब बी के कंपैरिजन में ये का बताना कितना ज़्यादा है, तो 35 ज़्यादा है कितने पे, 25 पे, ठीक है, इंटू 100, ये 4, तो 35 चौका 140%, यानी कि क्या रहा होगा जो ए की सेविंग है वो 140% बी से ज़्यादा रही हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा मूक उत्तर खत्म। धन्यवाद।